that a force can do. It can change the state of rest or the state of motion. Second, it can change the direction of motion. ये भी पढ़ा था, है ना, रिपीट नहीं करेंगे, ऑलरेडी सीखा है हमने. नेक्स्ट, इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी. ओके, इट कैन चेंज द शेप. इट कैन प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑसिलेशंस और द वाइब्रेशंस. ठीक है. ओके, चलो ये हम लास्ट टाइम हमने फोर्सेस स्टार्ट की थी, तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं. जल्दी से ही रिव्यू लूँगी. ठीक है, 10 मिनट्स में चारों फोर्सेस को फिनिश करने वाली हूँ. पहला था ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करनी है तो आपको बताना पड़ेगा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फोर्स. फोर्स है क्या? दो चीज़ों का इंटरेक्शन है आपस में. अगर दो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो किसके थ्रू कर रहे हैं, कौन उनके पास ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से कि वो उनके साथ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करें या रिपेल करें. ठीक है, तो वो चीज़ हमें बतानी पड़ेगी. दैट इज़ द कॉज. ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा था दैट इट इज़ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस. ठीक है, और यहीं पर आपने इसके एक सिग्निफिकेंस भी दे दी थी कि ये जो फोर्स है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्ट्रोफिजिक्स. All the planets, stars, galaxies have been formed. All type of rotational or circular motion of planets, all that have been caused by this gravitational force. Then this Newton's law of gravitation, F equals to gm upon r square. देखो यहाँ पे एक 2m है. एक दो बॉडीज की बात करें ना तो एक का मास कैपिटल M है, एक का मास आपने स्मॉल m लिया है. एंड देयर सेंटर टू सेंटर सेपरेशन आपने क्या लिया बेटा? r लिया. ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि ये जो फोर्स है मासेस ऑफ बॉडीज पे डिपेंड कर रहे हैं. और सेकेंडली ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है. स्मॉलर द सेपरेशन मोर विल बी द फोर्स. स्मॉलर द सेपरेशन मोर विल बी द फोर्स. ठीक है, तो मासेस अगर ज़्यादा होंगे तो ये फोर्स ज़्यादा होगी. डिस्टेंस अगर कम होगा तो ये फोर्स तब भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, चलो सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं. जो जस्ट वेट. हाँ, ये वाली स्लाइड जो थी ये मैंने लास्ट टाइम ऐड नहीं करी थी ना, मैंने उसी स्लाइड पे कैलकुलेशन की थी, तो मेरे बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी. तो देखो मैंने आज यहाँ पर सेपरेटली की है. लेट मी जस्ट टेक द पेन सो दैट इट बिकम्स क्लियर. देखो हमने क्या कहा था? हमने कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ह्यूमन बींग्स निकाला था. दो लोग लिए थे हमने और उनको हमने थोड़ा एवरेज मास का लिया था कि दोनों लोगों का मास जो है 50 kg है. ठीक है, और उनको हमने कितने मीटर के डिस्टेंस पे रखा था? 1 मीटर के डिस्टेंस पर. तो ये फॉर्मूला था gm1 m2 अपॉन r स्क्वेयर. तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हो तो आता है 167 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन. ठीक है, मल्टीप्लायर पे नहीं, वी आर गोइंग टू दिस नंबर. मल्टीप्लायर देखो क्या है यहाँ पे, ये हमें इससे अभी मतलब नहीं है क्या है. ये फोर्स कितनी है? 10⁻⁹ न्यूटन है. इट इज सो स्मॉल फोर्स. ठीक है, लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स की बजाय हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन का मास तो क्या है? 9.1 10⁻31 kg के ऑर्डर का है. और हमें इलेक्ट्रॉन्स को 1 मीटर की सेपरेशन पे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. Sorry, they are moving in circular orbits or more precisely in the elliptical orbits, and these ellipticals have radius of the order of 1 angstrom. 1 angstrom means 10⁻⁻10 मीटर. तो अगर ये वैल्यू फिर से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पुट करते हो, कैलकुलेशन करते हो, तो यहाँ पे देखो ये फोर्स कितनी कम आई है? 10⁻⁻55 न्यूटन. 10⁻⁻55 न्यूटन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के केस में द मासेस आर सो स्मॉल दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स रिमेन्स निग्लिजिबल नो मैटर हाउ क्लोज दे आर प्लेस्ड. सी दे आर प्लेस्ड 10⁻⁻10 मीटर अपार्ट. फिर हमने कहा चलो प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं. हम एक अर्थ ले लेते हैं, एक अर्थ का सैटेलाइट मून ले लेते हैं. अर्थ का मास है 10⁻24 kg ऑर्डर का. मून का मास है 10⁻22 kg के ऑर्डर का. और उनके बीच की जो सेपरेशन है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेते थे 10⁸ मीटर.
ठीक है। अगर ये वैल्यूज मैं फिर से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पुट करती हूँ, सॉल्व करती हूँ, तो ये कैलकुलेशन मुझे ये मल्टीप्लायर देती है। अब तीनों के ये जो मीट्रिक वाले यूनिट्स हैं ये कंपेयर करो। हम लोगों के केस में ये 10⁻⁻9 न्यूटन है। 10⁻⁻9 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी सी फोर्स है तुम्हारे और मेरे बीच में ये ग्रेविटेशन की। तो ऑब्वियसली इतनी स्मॉल है, तो बेशक वी आर अट्रैक्टिंग ईच अदर बट वी विल नेवर कोलाइड विद ईच अदर बिकॉज द फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस फोर्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻55। मैं 0 लिखूं और उसके बाद कितनी सारी जीरो लिखूंगी तब जाके 1 आएगा। ठीक है, द फोर्स विल बी फर्दर वेरी स्मॉल। एंड चेक हियर व्हाट इज द मल्टीप्लायर हियर, द नंबर इज 10⁻⁻17 मीन्स आप एक ऐसे लिखना पड़ेगा अपने को, ऐसे 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 चलती जाएंगी। कितनी जीरोज आएंगी? 17 जीरोज आएंगी। सो द फोर्स इन केस ऑफ planets, heavenly bodies, because they have very very large masses, so this gravitational force will be very very large, so they will attract each other, giving rise to rotational motion, giving rise to spin motion, giving rise to another natural phenomena। ठीक है, these forces, इन्हीं की वजह से गैलेक्सी बनी है और इन्हीं की वजह से सब चीज़ें गोल गोल घूम रही हैं और गिर नहीं रही हैं हमारे ऊपर। ठीक है जी, ये हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की हमने बात की थी। अगर एग्जाम में उसने करेक्टरिस्टिक पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, गिव देयर करेक्टरिस्टिक्स, तो माय लविंग स्टूडेंट्स यू आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इंटायर स्लाइड। तो आपको ये पूरी की पूरी स्लाइड एक्सप्लेन नहीं करनी है। ठीक है, ये स्लाइड तो मैंने सिर्फ तुम्हारे को समझाने के लिए की थी कि ये कैसे फोर्स की वैल्यू कहीं पे कम या के फिर कहीं पर ज़्यादा है, हम लोगों को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन हमारी टक्कर नहीं हो रही है ना, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए क्या है। तो ये स्लाइड हमें एग्जाम में एक्सप्लेन नहीं करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हमने फोर्स की करेक्टरिस्टिक की थी, अभी जल्दी से तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करी मैं, हमने ऑलरेडी की थी। चलो क्या थी, they have infinite range means up to what distance they can act, so they can act up to infinite distance. Gravitational forces are always attractive, they are conservative because the work done depends only upon initial and final positions, or you can say work done by these forces over the closed path is zero। और इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि फार्मूले में r² आ रहा था, और सेंट्रल फोर्सेस का क्या मतलब था, हमने कहा था ये फोर्सेस, ये जो लाइन है ना दोनों बॉडी के सेंटर की तरह ज्वाइन करती हुई, इसी के अलोंग वो एक्ट करेगी। एंड दीज आर द वीकेस्ट फोर्सेस। पढ़ ली जल्दी से, सुनूंगी मैं आज, देखते जाओ अच्छे से। देख ली, कंजर्वेटिव, सेंट्रल, अट्रैक्टिव, इनफाइनाइट रेंज एंड वीकेस्ट। ठीक है, आई एम गोइंग डायरेक्टली टू नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वेयर इज यस, हेयर इज अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए हमने क्या कहा था, कौन कौन सी दो फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व हुई थी। इलेक्ट्रो से क्या बनता था, जब आप बात करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की, ठीक है, तो इसमें एक वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रो, एक वर्ड आ रहा है मैग्नेटिक, तो आपको इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक फोर्सेस की बात करनी है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ते थे आप, चार्जेस एट रेस्ट, और मैग्नेटिक फोर्स वाले में करंट की बात करते थे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर कॉज्ड बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर कॉज्ड बाय, these are caused by charges at rest। ठीक है, और these forces are caused by charges at rest और charges in motion। ठीक है, फिर इसमें भी हमें जो पॉइंट्स पहले वाले में डिस्कस किए हैं वही इसमें, पहले सोचो कि कहाँ तक एक्ट कर सकती है, तो इसकी भी इन रेंज क्या है, इन फोर्सेस की भी, दे हैव इनफाइनाइट रेंज। ठीक है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकते हैं, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। कंजर्वेटिव हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, सेंट्रल फोर्सेस, सारी प्रॉपर्टीज वैसी हैं, बस यहाँ पर ये फोर्सेस रिपल्सिव भी हो सकती है। ग्रेविटेशनल जो थी दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। एंड नेक्स्ट थिंग, ग्रेविटेशनल फॉर द वीकेस्ट, हम उन्हें रेफरेंस लेवल मान के चलते हैं कि ये सबसे नीचे वाली फोर्सेज हैं, सबसे वीक है ये।
ठीक है, तो ये फोर्सेस इनसे कितने टाइम्स स्ट्रोंगर है, 10⁻39 टाइम्स स्ट्रोंगर. दीज फोर्सेस आर स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस. क्लियर. पेपर में आना है ये क्वेश्चन, इसलिए बार बार मैं इसे तुम्हें तंग कर रही हूँ और बार बार बता रही हूँ. मुझे पता है मेरे बच्चे बोर हो जाते हैं, एक ही चीज बताओ. तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में तो थोड़ा सा ही लिखना था, है ना. दे नाम से ही पता लग रहा है, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर. ठीक है. वेयर डू दे एक्ट, देयर अदर नेम इज न्यूक्लियर फोर्स, ये याद रखो. देयर अदर नेम इज न्यूक्लियर फोर्स. तो अगर एक बार आपने न्यूक्लियर वर्ड बोला तो आपको याद आ जाएगा, यस दे होल्ड द न्यूक्लियॉन्स. दे होल्ड द nucleons. Nucleons means proton or neutron because they are lying in the nucleus ना. So combined we say them, they are our nucleons. फिर इनकी characteristics. ठीक है. तो जैसे पहला पॉइंट सब में अभी तक हमने क्या किया था, रेंज की बात करते थे अपन ना. तो यहाँ पर भी हम रेंज की बात करते हैं. पहली चीज, इनकी रेंज ज्यादा नहीं है. ठीक है, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेज है, बस न्यूक्लियस के अंदर ही खुश है वो, उन्हें आना नहीं है, ऑर्बिट तक भी आना नहीं है उन्हें. और न्यूक्लियस का साइज किस ऑर्डर का है, 1 फर्मी के ऑर्डर का साइज है न्यूक्लियस का. तो ये न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट करती है. तो 1 फर्मी इज 10⁻⁻15 मीटर, उतनी दूर तक ही एक्ट करेंगी. और ये हमेशा अट्रैक्टिव है. ठीक है. अभी जो पहली दो फोर्सेस पढ़ी आपने, आप कहते थे बॉडी का मास रिस्पॉन्सिबल है, दूसरी में कहते थे मैडम चार्जेस इन मोशन रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन ये इनमें से किसी पे भी डिपेंड नहीं करती. नाइदर दे डिपेंड अपॉन चार्ज नॉर दे डिपेंड अपॉन मास. ठीक है. अनदर थिंग इज दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ. दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ. दे आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस. पहले वाली दो फोर्सेस से उल्टा ही चल रहा है इसमें सब. वो सेंट्रल थी दोनों, ये नॉन सेंट्रल है. वो इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती थी, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे नहीं करती. हाँ, ये जब हम तुम्हें जब तुम लोग पढ़ोगे ना, सेकेंड ईयर में है अपने पास, हाँ रोटेशनल स्पेक्ट्रा की जब मैम बात करवाएंगे तब हम इनकी बात करेंगे कि ये, अरे मेरा पेन कहाँ चला गया. यस, व्हेन वी टॉक अबाउट द रोटेशनल फोर्सेस, रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस लिटल मोर अबाउट दीज फोर्सेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. ठीक है. अभी उसके डिटेल में नहीं जाते, अननेसेसरली हम कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है. देख लिया. देखो, मैं सब में रेंज की बात करती हूँ, सब में इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात करती हूँ, किस पे डिपेंड करती हैं उसकी बात करती हूँ, नेचर क्या है इसकी बात करती हूँ, सेंट्रल है कि नहीं इसकी बात करती हूँ. तो आप जब भी फोर्स के बारे में लिखेंगे तो ध्यान रखना है कि हमें ये चीज़ें डिस्कस करनी है. ठीक है. अब हम एक डिस्कस करते हैं लास्ट, वीक फोर्सेस. लेट अस गो फॉर द वीक फोर्सेस. वीक फोर्सेस कहाँ पर एक्ट करती थी, सोचो एक मिनट. हरिया वीक फोर्सेस कहाँ एक्ट करती हैं, किसको होल्ड करती हैं. अरे क्या हुआ, नेट इज स्लो. अरे मेरा माउस क्यों नहीं चल रहा भाई. स्टूडेंट जस्ट 1 मिनट. हाँ, these are our weak forces. These are our weak forces. और जो वीक फोर्सेस हैं वो तब आएंगे जब हम पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा डी के, कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता, पॉजिट्रॉन भी नहीं होता, लेकिन बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, पॉजिट्रॉन एमिट होता है. जो चीज़ थी नहीं वो कहाँ से आई, ये सारी चीज़ें जो हमें हैं वो डिस्कस करनी है. तो हमें वीक फोर्सेस की जरूरत पड़ती है. तो यहाँ पर अगर हम देखें, दीज फोर्सेस विल हेल्प अस टू डिटरमिन द, देखो, कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई है यहाँ पर. ठीक है. ठीक है. दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस. उन जो मेरे पास न्यूक्लियर फोर्सेस थी उनकी 1 फर्मी थी, 10⁻⁻15 था, लेकिन यहाँ पे क्या है 10⁻⁻17. अब हम इन्हें वीक फोर्स कह रहे हैं तो फिर हमारे पहला जो क्वेश्चन आता है कि मैम ग्रेविटेशनल से वीक है क्या. नहीं, ग्रेविटेशनल तो सबसे वीकेस्ट कह लूँगा हमने. ये ग्रेविटेशनल के कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर के कंपैरेटिवली ये वीक है. और ये वाली फोर्सेस जब पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा. दे आर इन्वॉल्व इन बीटा डिके एंड अदर रेडियो एक्टिव प्रोसेस. मैरी क्यूरी
रिलेटेड है ना इन सब के साथ, रेडियो एक्टिव प्रोसेस के साथ। पता है कितने नोबेल प्राइज गए थे मैरी क्यूरी को और उसकी फैमिली को? देयर वर 6 नोबेल प्राइज। मैरी क्यूरी को खुद को एक नोबेल प्राइज मिला, फिर उसको उसके हस्बैंड को एक नोबेल प्राइज मिला, फिर उसकी बेटी को नोबेल प्राइज मिला, फिर बेटी को और मम्मी को इकट्ठा मिला, और उसके जो 2 बेटियां थी तो जो फिर उसके 2 सन इन लॉ हुए, तो दोनों सन इन लॉ को भी नोबेल प्राइज मिला। 6 नोबेल प्राइजेस वर देयर इन द मैरी क्यूरीज फैमिली। इंटरेस्टिंग है ना? चलो अभी हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करूं या तुमसे पूछ लो कुछ कुछ? चलो 2 तो क्वेश्चन तो पूछने तो बनते हैं। वेयर इज माई टीम नाउ? Where is my team? Just wait, I'm not able to see my team. No, yes, my team is here. My participant list is there. Okay. अभी अनम्यूट कर सकते हैं और बता सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, ठीक है? किसे पूछे? संजय। संजय, आर यू देयर? संजय, हेलो। यस मैम। स्टूडेंट्स एम यस ऑडिबल? मैम। हाँ संजय, आ गया आ गया आ गया। संजय, ये जो मेरी ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, डू दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ? एक मिनट मैम। हाँ आराम से, 1 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं। डू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ओबे इनवर्स यस स्क्वायर मैम। लॉ? यस मैम, शाबाश। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आता था GMM यस। अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू संजय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू गर्ल्स में लेते हैं। अपूर्वा, आर यू देयर? Yes, ma'am. Okay, Apurva, tell me that these strong forces and weak forces, do they have central nature or Yes. not? Strong forces and weak forces, are they central Yes. forces? Strong forces are non-central forces. Shabash. Strong forces as well as our weak forces, they are Non-central. non-central forces. ठीक है? Yes, अमित से पूछते हैं। अमित, Yes. Yes, ma'am. Yes, Amit, ma'am. are I'm you there. there? Yes, okay. हाँ, okay. Now tell me which forces are responsible for beta decay and other radioactive process? Weak forces are responsible for the beta decay. Weak forces are responsible. Shabash. Next question goes to Somesh. Somesh, are you there? सोमेश हो गए, चले गए घूमने? सोमेश नहीं है, इसका मतलब रख के लेक्चर चला गया। ठीक है, आदेश है? नहीं मैम, यहाँ पे ही हूँ मैं। आदेश, सोमेश तो यहाँ पर ही है, तो फिर अच्छा आदेश तू 1 मिनट सोमेश से क्वेश्चन पूछ के फिर आदेश के पास आती हूँ मैं। सोमेश ये बताओ कि these, can you name the forces which do not depend upon nature of charge and the amount of mass? Name the force which do not depend upon charge and which are independent of the mass of the body. 1 मिनट। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल तो मास पे डिपेंड करते हैं। न्यूटन, देखो न्यूटन इज सो एंग्री विद यू बिकॉज ही हैज गिवन फॉर्मूला GMM अपॉन आर स्क्वायर, उसमें m आता है। स्ट्रॉन्ग सोमेश तो सुन रहा है, स्ट्रॉन्ग इसका फोर्स। मतलब ध्यान से। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, क्लैप फॉर यू। जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं वो ना तो मास पे डिपेंड करती हैं ना ही वो चार्ज पे डिपेंड करते हैं। बता सकता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि वो किस पे डिपेंड करती है। न्यूक्लियर फोर्स इज द अदर नेम ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। एक किसी चीज पे तो चार्ज ऑफ डिपेंड करती है, मैंने लास्ट चार्ज ऑफ टाइम बताया था। चार्ज है। नहीं नहीं, चार्ज पे नहीं डिपेंड करती। अगर चार्ज पे डिपेंड करती तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में होती ही नहीं स्ट्रॉन्ग फोर्स। पर हमने तो बोला था कि स्ट्रॉन्ग फोर्स और द न्यूक्लियर फोर्स इज देयर बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। और अभी तूने तो आंसर दिया कि स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लियर फोर्स मैडम Yes, चार्ज yes. और मास पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, मैं बताती हूँ फिर से, अब याद रखना। दीज फोर्सेज डिपेंड अपॉन द स्पिन ऑफ द पार्टिकल्स। प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन जो है स्पिन पोजेस करते हैं, जैसे अर्थ एक्सिस के अबाउट स्पिन मोशन कर रही है ना, वैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो स्पिन पे डिपेंड करती है। न्यूक्लियर फोर्सेस और द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डिपेंड अपॉन द स्पिन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है जी, क्लियर ma'am. है लविंग स्टूडेंट्स? आदेश से भी क्वेश्चन पूछ ले। आदेश, आदेश को देख के मुझे कमांडो की मूवी याद आती है, कमांडो 1, कमांडो 2। कमांडो 3 भी निकल चुके मैम। कमांडो, अच्छा टीवी में, जो टीवी में आते हैं ना मैं वही देखती हूँ, शायद मैंने देखी होगी, पता नहीं, पर मुझे अभी याद नहीं, लेकिन कमांडो 2 तो रिसेंटली देखी है मैंने। Yes, ma'am. ठीक है आदेश, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस? नेचर, नेचर मीन्स आपको उसके बताना है कि वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकती है कि नहीं, या अट्रैक्टिव ही होती हैं या रिपल्सिव ही होती है, ये दोनों नेचर है उनके पास। व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस? Infinite range, conservative in They nature. Electromagnetic forces can attract each other, they can be attractive or they can be repulsive. देखो मैग्नेटिक फोर्सेस से ही याद रखो, अगर मेरे पे लाइक पोल्स हैं तो वो Yes, ma'am. रिपेल करते हैं, नॉर्थ पोल नॉर्थ रिपेल करते हैं, और नॉर्थ और साउथ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है ना। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस दे कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज दे कैन बी रिपल्सिव। ये इंडिविजुअल ऐसी फोर्सेस है जो दोनों नेचर पोजेस करती हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं और रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आ रहा है पायल के लिए। पायल, आर यू देयर? ओके, डर गए क्या? नहीं ना, ठीक है। चलो, ये आपका क्वेश्चन है, कैन यू नेम द फोर्सेस विच हैव रेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 फर्मी? कैन यू नेम द फोर्सेस विच हैव रेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 फर्मी? लिमिटेड रेंज है उनकी, 10⁻⁻15 मीटर की। कैन यू नेम द फोर्स? 10 raised to what, ma'am? 10⁻⁻15, 1 फर्मी। 1 फर्मी, फर्मी का साइज तो न्यूक्लियस का है ना? प्रीति इज कमिंग, ओके, लेट अस अलाउ हर। बताओ भाई। मैम आपका क्वेश्चन ही नहीं समझा, आवाज ही नहीं आ रहा पूरा। आवाज नहीं आ रहा? अरे लेकिन मेरे इधर से तो नेटवर्क की दिक्कत नहीं दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं ये पूछ रही हूँ, व्हाट इज द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस? रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। स्टूडेंट्स, कैन यू हेयर मी? Yes, ma'am. मैम। पहला Yes, क्वेश्चन ma'am. था ना 10⁻⁵ Okay, you can hear 15 me. का, वो स्ट्रॉन्ग में आता है। और हाँ क्लियर का क्या बोला आपने? हाँ, स्ट्रॉन्ग में आता है, हाँ हाँ, शाबाश। मैम Yes, न्यूक्लियर का very क्या good. बोला आपने? न्यूक्लियर हाँ, न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो हैं, उनकी लिमिटेड रेंज है, ज़्यादा दूर एक्ट नहीं करती है वो। दे एक्ट ओनली अप टू डिस्टेंस ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर इज आल्सो नोन एज 1 फर्मी। जो न्यूक्लियस है उसका साइज फर्मी के ऑर्डर का है। जो ऑर्बिट्स है ना, ऑर्बिट्स, उनका साइज एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का है, 10⁻⁻10 मीटर का। अभी तुम पीपीए में रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालोगे भी तो वहाँ पे देखना वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स को आपस में इंटर रिलेट करके चलेंगे तो अपने को क्या हो जाएगा, सब काम करना इजी हो जाएगा। मैं वापस प्रेजेंटेशन पे जा रही हूँ और आगे का स्टडी करेंगे। ठीक है, यू जस्ट चेक स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। मैम इट इज विजिबल, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके, अच्छा ठीक है। अभी अपने को बताना है व्हाट डू वी मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि ये जो पढ़ने जा रहे हैं ये सब टेक्निकल लैंग्वेज हो जाती है ना। अब टेक्निकल है तो अपने को पहले अपनी डेली लाइफ में अपन कैसे बात करते हैं वो समझ आए तो अपन लिख सकते हैं उसको। मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट वाले हैं।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है, देखो अगर मैं अपने चेयर पे ही बैठ के तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो मैडम कहाँ पर है, तुम देखोगे हाँ मैडम रेस्ट पे हैं, बैठे हैं मैडम तुम मजे से, क्योंकि आसपास या तुम खुद को देखो तो तुम भी आराम से बैठे हो, तुम इधर उधर मूव नहीं कर रहे हो, तुम्हारी पोजीशन आसपास की चीज़ों के साथ वहीं पर है, फिक्स है, तो तुम कहते हो यस वी आर एट रेस्ट। लेकिन अगर एक ऑब्जर्वर लें जो कि मून पर है, ठीक है, समवन इज देयर एंड दैट पर्सन इज ऑन द मून एंड ही इज ऑब्जर्विंग यू, तो उसे क्या लगेगा, तुम रेस्ट पे हो कि मोशन में हो, सोच के बोलना, you are in rest or you are in motion as with respect to the observer on the moon, क्या लगेगा उसे, तुम रेस्ट में हो कि मोशन में, में मोशन में, मोशन में है। देखो कैसे, क्योंकि हम कहाँ पे बैठे हैं, अर्थ पे ही तो बैठे हैं और अर्थ तो घूम रही है, अर्थ इज मूविंग अराउंड इट एक्सिस, तो अगर अर्थ घूम रही है तो हम भी क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इसका मतलब हम किस में है, मोशन में है, ठीक है। चलो थोड़ा बड़ा हैवी पड़ गया एग्जाम्पल, चलो छोटे पे आते हैं, थोड़े छोटे पे आते हैं, ट्रेन में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं कहीं घूमने, यूँ तो जा नहीं पा रहे, चलो लोनावाला चलते हैं, लोकल में बैठ जाते हैं, बैठ गए सब, चलो स्टार्ट कर दिया हमने, अब हम बैठे हैं लोकल में और हम आपस में ही बात करें, बोगी में बैठे हैं और हम आपस में, हम सब एक ही जगह पर बैठे ही हैं, ठीक है। अगर हम एक दूसरे को ऑब्जर्व करें तो हम सब कहाँ पर है, क्योंकि हमारी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, जो जिस सीट पे बैठा था वहीं पे बैठ के गॉसिप कर रहा है, गाने गा रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं दैट विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वी आर एट रेस्ट, है ना। लेकिन हम बातें करते करते कब आकोटी से या पिंपरी से लोनावाला पहुंच जाते हैं ना, पहुंच गए ना लोनावाला 1-1.5 घंटे में, तो हमारी ट्रेन किस में थी, मोशन में थी, किसके विद रिस्पेक्ट टू, हमें कोई ड्रॉप करने आया था आकोडी पे, उसने हमें बाय बोल दी, हम तो बातों में लग गए, हमें लगा ट्रेन चले या ना चले मतलब नहीं, लेकिन 1.5 घंटे के बाद लोनावाला उतरे हैं हम, तो जो पर्सन प्लेटफॉर्म पे खड़ा था उसके अगर वो हमें देखेगा तो हम किस में थे, वी वर इन मोशन। तो ये जो मेरी स्टेट है रेस्ट की या मोशन की, अगर आपको ये बतानी है तो हमें कोई तो रेफरेंस चीज़ चाहिए, कोई तो रेफरेंस चीज़ अपने को चाहिए, ठीक है। ठीक है, तुम रूम में बैठे हो और वहाँ पर एक लीजर्ड आ गया, अब चिल्ला रहे आप, मम्मी लीजर्ड आ गया इधर, तो मम्मी बोलते अच्छा इधर है लीजर्ड, तो तुम बोलते हो ना इधर वाली दीवार पे है, कहाँ है, इधर वाली दीवार पे दिख नहीं रही, नहीं नहीं वो नीचे की तरफ है, वो देखो सोफे के थोड़ी सी इधर है, हम लोकेशन बताते हैं ना कंपेयर करके, ठीक है। तो यहाँ अगर हमें किसी भी चीज़ की स्टेट बतानी है, उसकी पोजीशन बतानी है, लोकेशन बतानी है, तो देयर इज समथिंग रेफरेंस चाहिए। जैसे ओरिजिन से तुम सारे डिस्टेंस मेजर करते हो, ओरिजिन क्या है, रेफरेंस है, कोई सच्ची में भगवान ने थोड़ी ना ओरिजिन बनाया है, सिर्फ चीज़ों को कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल पॉइंट बोल देते हैं, ये ओरिजिन है भाई, यहाँ से लेना है सबका डिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं बोलूँ तो अकोडी से स्टेशन से मेरा घर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो मैंने किससे कंपेयर करा, अकोडी स्टेशन से, लेकिन अगर कॉलेज से कंपेयर करूँ देन इट इज़ 20 किलोमीटर, ठीक है। तो रेफरेंस बताना पड़ता है कि तुम किसके विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हो, वो चीज़ डिटरमिन करेगी आप कहाँ पर हो, कैसे हो, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास रेफरेंस वाली चीज़ होती है, ठीक है, मैथ्स में हम इसे एक्सिस बनाते हैं ना XYZ, वही XYZ को ही हम क्या कहते हैं कि ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो बेसिक तो क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। तो अपन क्या करते हैं, अपन सिर्फ एक बार अपनी टेक्निकल चीज़ों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये क्या है, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए सेट ऑफ coordinates XYZ that can be used to determine position and velocities object in that frame। तो क्या मेन पॉइंट्स आए, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, XYZ coordinates, it is the set of coordinates that can be used to determine what, position and velocities in that frame, ठीक है। सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स तुमने पहले से टेक अवे ले लिया है, पहले पॉइंट से,
ठीक है, वाई डू वी नीड दिस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स? वाई? टू डिटरमिन पोजीशन एंड लोकेशन। तो सेकंड पॉइंट से टेक अवे क्या हुआ है? वी वांट दिस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स बिकॉज we want to find the location of that body at a particular instant of time। ठीक है, पहले पॉइंट से आपका टेक अवे है कि मैम ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें बॉडी की पोजीशन, लोकेशन, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और क्या है ये, बनाएं कैसे? तो हमने बोला बहुत सिंपल है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक three axes x, y and z axis and they are always perpendicular to each other। ठीक है, this one is my x, this one is my y and this one is my z axis। these are mutually perpendicular to each other and these three mutually perpendicular axes, this set is called our frame of reference। this frame of three axes is the frame of reference। अगर हम अपने ब्रेन को जैसा फीड करेंगे ना, वो हमें वैसे ही रिप्लाई करेगा। आपको पेपर में आया डिफाइन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हमने टेक्निकल को रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, रट्टा मारेंगे तो बच्चे अपन को फिर आगे कभी भी चीज़ समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तुम्हें पता है एक्स वाई जेड एक्सिस। हाँ मैम, इट इज द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ओके, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम टू योर ब्रेन को खुद पूछना है, क्यों चाहिए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स? To find the location, position, velocity, acceleration, extra of that body। Okay, how will you make? Take three axes x, y and z which are mutually perpendicular to each other। ठीक है, बस इतना सा आपका ब्रेन पूछेगा और आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट और आपको मिलेंगे मार्क्स। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पहला सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स की बात करनी है। मैंने अपन एक्स, वाई, जेड को सोच के चल सकते हैं। ठीक है, फिर क्यों चाहिए वो लिखना है और कैसे बनेगा लास्ट में अपने को वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, होप दिस वन इज क्लियर। शैल आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ? मैम एक और बार बस एक और बार फटाफट मैम एक बार रिपीट करो। हाँ एक बारी, हाँ मैं लवकर आणि लवकर एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ मुझे आती है थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज, बहुत साल हो गए मुझे, लेकिन मुझे अच्छे से नहीं आती। पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें क्या करना है? हमें किसी भी चीज़ की लोकेशन, पोजीशन फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अगर हमें वही पता होगी तभी तो हम बॉडी के ऑब्जर्व कर पाएंगे। पता ही नहीं कहाँ पर है तो ऑब्जर्व कैसे करेंगे, है ना? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बेसिकली द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इट इज बेसिकली द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अगर हम बता दें, मैंने तुम्हें बोला कि जाओ फिजिक्स लैब में जाना है, अब तुम्हें फिजिक्स लैब पता नहीं तो जाओगे कैसे? फिर मुझे बताना पड़ेगा ना, 3rd फ्लोर पे जाना है, लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट कदम में 10 कदम पे डिस्टेंस पे तुम्हारी फिजिक्स लैब है। ठीक है, मैंने कोऑर्डिनेट्स बता रही हूँ ना, हाइट बता रही हूँ, लेफ्ट मतलब एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट बता रही हूँ। तो वैसे ही यहाँ पर a frame of reference is what? It is basically the set of 3 coordinates। Why do I require? To find the location of the body, to find the velocity and position of the body। How do we will make that? In order to get the set of coordinates, we have to take 3 axes। The frame of these 3 axes is called frame of reference। And while taking these 3 frame of 3 axes, the 3 axes are mutually perpendicular to each other। They are at an angle of 90 degree to each other। अदर ऐसा भी है, ये हमारा कार्डिजन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है जब हम एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेक्ट हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स भी रहते हैं जिसमें हम आर और थीटा की बात करते हैं। स्फेरिकल पोलर भी रहते हैं, उसमें आर थीटा फाई की बात करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में सिर्फ एक्स वाई जेड यही सिस्टम ऑफ एक्सिस है। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अदर इज पोलर कोऑर्डिनेट्स, आर और थीटा होता है उसमें। अनदर इज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसमें एक एंगल और घुस जाता है, आर थीटा फाई। ठीक है, ये जनरल नॉलेज के लिए बताया, नहीं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ से अपने को सिर्फ याद रखना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्लाइड इज देयर नाउ स्टूडेंट? स्लाइड आ गई क्या तुम्हारे पास? नेक्स्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आ गई। हाँ ठीक है, वेट करती हूँ मैं। हाँ, क्योंकि उसे आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए फिर मैं रुकती हूँ बीच में। ठीक है,
उससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। मैं प्रथमेश को बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि प्रथमेश ने वीकेंड पर मेरे लिए जो हमारी साइंस वॉल मैगजीन के लिए, उसके लिए मुझे एक आर्टिकल सबमिट किया है। मैं बताऊंगी नहीं तो क्रेज खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम उसे वहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड पर लगाएंगे, ठीक है। और ऐसा रखा करेंगे, क्विज रखा करेंगे कि 15 दिन तक जो भी डाटा डिस्प्ले हुआ उसके ऊपर क्विज रखा करेंगे, ठीक है। अदर स्टूडेंट्स कैन आल्सो वर्क। भाई मैं तो वैसे ही तुम्हें वीकेंड के पास मिलने आती हूँ, ठीक है। यू कैन वर्क। कुछ न्यूज़पेपर की ऐसी क्लिपिंग है जो आपको साइंस की है अच्छी लगती है, तो वो भी आप रख सकते हो, अपन वो भी डिस्प्ले करेंगे। चलो अभी हम आ जाते हैं अपने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। 2 टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे, एक होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इससे पहले कि वहाँ पे घुस जाऊँ उस आर्टिकल में, एक जनरल सी बात करते हैं। चलो हम कार में बैठ के जा रहे हैं कहीं पर, ठीक है, और एकदम से डॉगी आ गया, तो हमने कार को जोर से ब्रेक लगा दी, ठीक है। अब जब हमने कार को जोर से ब्रेक लगा दी, ऑब्वियसली हम आगे को गिरते हैं ना थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें देखो, आगे की तरफ गिरे, तुम तो कार में बैठे थे, कार चल रही थी, सडन ब्रेक लगाई, आप आगे की तरफ शिफ्ट हुए, एकदम आपको आगे थोड़ा सा मूवमेंट फील हुई, ठीक है। कार में बैठे थे, मैंने तो धक्का नहीं दिया तुम्हें, मैंने धक्का दिया, साथ वाले ने भी नहीं दिया, हम तो आराम से बैठे थे, फिर भी हम पे किसी ने फोर्स लगाई और हम आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरे, है ना। अपन ने, ठीक है, डॉगी ने क्रॉस कर लिया, फिर से कार को रेस दे दिया, अब हमने स्पीड बढ़ा दी, अब हम पीछे की तरफ गिर गए, थोड़ी ऐसे लग रहा है कोई पीछे की तरफ है। यहाँ हम इमेजिका पहुंच गए और झूले पे बैठे, मैरी गो राउंड पे बैठे या वैसे किसी पे बैठे, वो ट्रेन रहती है ना ऊपर जाके नीचे से ऊपर जाती है, बहुत है ना जबरदस्त ट्रेन है वो, उसमें बैठे हैं। और हम जब वो ऊपर से ऐसे नीचे को आती है, यहाँ मैरी गो राउंड पे भी रहते हो, तो हमें ऐसे लगता है किसी ने हमें पीछे को धकेल रहा है, जब हम, हालांकि कोई नहीं है मुझे धक्का मारने वाला वहां पे, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना। अब एक बंदा ऐसा लो जो नीचे खड़ा, हमारा एक दोस्त उस मैरी गो राउंड पे बैठा नहीं है, उस कार में हमारे साथ बैठा नहीं है, हमने उसे कहा अरे यार मैं पीछे की तरफ, मैं आगे की तरफ गिरा हूँ, उनने बोला भाई तू गिरा नहीं है, वो तेरी कार मोशन में थी, ठीक है, तो तू भी मोशन में था, कार को ब्रेक लगी इसलिए तुझे भी वो ब्रेक लगी और वो तू भी आगे की तरफ गिर गया। मैरी गो राउंड पे बैठे, तुमने बोला अबे, वो फिजिक्स वाला था तुम्हारा वो दोस्त शायद, अबे तुम अपने आप, तेरे को कोई भूत नहीं लगा रहा था फोर्स, तुम क्योंकि गोल गोल घूम रहे थे, सेंट्रीपिटल फोर्स थी, उसके रिएक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी जो मैं पीछे की तरफ दबा रही थी, ठीक है। तो तुम्हारे पास 2 चीजें हो गई, एक में तुम खुद बैठे थे गाड़ी में, तुम्हें पता नहीं कौन फोर्स लगा रहा है, तुम मैरी गो राउंड पे बैठे हो, तुम्हें पता नहीं कौन फोर्स लगा रहा है, लेकिन एक बंदा जो है नीचे खड़ा है, वो तुम्हारे साथ ना तो मैरी गो राउंड में है, ना तुम्हारे साथ वो कार में, ही इज एक्सप्लेनिंग द थिंग्स कि तुम सेटिस्फाई हो जाते हो, हाँ हाँ ये सब था। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जिसमें तुम बैठे हो, तुम चीजों को ऑब्जर्व करे हो, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जिसमें तुम्हारा वो फिजिक्स वाला दोस्त बैठा है, जो बाद में बहुत पिटेगा क्योंकि वो तुम्हें बोर कर रहा है, पका रहा है, ठीक है। तो 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तुम्हें फोर्स दिख नहीं रही है, हु इज अप्लाइंग दिस फोर्स, यू आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व दैट, पर कोई तो लगा रहा है, बस इतना पता है, ठीक है। लेकिन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जहाँ पे तुम्हारे को कोई फोर्स बता रहा है कि हाँ ये फोर्स का ये कॉज है, समवन इज एक्सप्लेनिंग द कॉज ऑफ फोर्स, वी नो हु इज अप्लाइंग दिस फोर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड किए। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, फिर मैं वापस से और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है जी। भाई तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आर यू फॉलोइंग मी और नॉट? हाँ सॉरी, मैं ना थोड़ा पकाती ज़्यादा ही हूँ, पर वो मैं अभी छूट नहीं सकती ना, अभी थोड़ी तो ज़िंदगी रह गई, अब उसके लिए क्या बदले मैडम बेचारे, है ना। तुम ही एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, ठीक है। चलो अभी मैं आती हूँ इनर्शियल के नाम से ही देखो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड ट्रू। पहली बात एक्सप्लेन करती हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं कि भाई अगर कोई तुम पे फोर्स लगाएगा तो ये कुछ होएगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड ट्रू। क्या था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? अगली लाइन में लिखा है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट विल स्टे एट रेस्ट
और रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन। पढ़ा है, अभी फिर से पढ़ाऊंगी अगले बार, नहीं अभी नहीं, सिर्फ याद रखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉज ऑफ मोशन होल्ड करते हैं। मीन्स अनलेस अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट देयर बॉडी विल नॉट चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल दिया, इसमें तुम एग्जाम्पल में कोई भी दे सकते हो, तुम कार वाला भी दे सकते हो, मैरी गो राउंड का भी दे सकते हो, ये मैंने मून वाला लिया है। इफ ए बॉडी इज केप्ट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ फॉर ए पर्सन ऑन अर्थ इट इज एट रेस्ट बिकॉज देयर इज नो नेट फोर्स, while for a person on moon it is in motion. if it is in motion who is applying force? okay, फर्स्ट पर्सन जो अर्थ पे ही बैठा था उसके लिए दिस वन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो मून है वो मेरा नॉन इनर्शियल है, वहां नहीं जाएंगे अभी। तो अभी यहाँ पर एक पॉइंट ये याद रखना है, एग्जाम्पल आप कोई भी दे दो, लेकिन ये जो भी एग्जाम्पल दो मेरे को ये 3 पॉइंट्स लगेंगे जब पेपर में तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करोगे। यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल ऑफ योर चॉइस, ठीक है, लेकिन ये मुझे लगेगा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉज ऑफ मोशन होल्ड करते हैं। वी कैन ऑब्जर्व द कॉज ऑफ फोर्स, हु इज अप्लाइंग दिस फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फोर्स का कॉज हमें पता है, यहाँ सोर्स ऑफ फोर्स इज विजिबल, सोर्स ऑफ फोर्स इज विजिबल, ये पता है हमें। ठीक है, कॉज हमें पता है, ये मेरे पास इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, दूसरी बात वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, अभी हमने एग्जांपल लिया था ना कार वाला, और आप ही के पैरेलल में एक और कार जा रही थी, बिल्कुल आप ही की स्पीड से जा रही थी। ठीक है, तो उसको भी ये वो भी ये तुम्हें, अब हम कभी कभी स्टेशन पर होते हैं, गाड़ी में बैठे हैं, तो एक दूसरी गाड़ी भी वहाँ पे खड़ी है हमारी, और वो दोनों गाड़ी दोनों इकट्ठी चल पड़े, तो हमें पता ही नहीं लगता कि दोनों गाड़ी सेम डायरेक्शन में जा रही है ना। तो एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज मूविंग विथ, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी, नो एक्सीलरेशन, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी मींस नो एक्सीलरेशन। एनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज आल्सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। माने 2 कारें हैं, एक में तुम बैठे हो और एक में दूसरी कार तुम्हारे पैरेलल चल रही है, सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में, तो वो भी क्या होगी, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, दैट इज आल्सो योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये 3 बातें अपने को बतानी जरूरी है। लॉज ऑफ मोशन होल्ड करते हैं, फोर्स का कॉज हमें पता होता है, अनलेस अंटिल वी डू नॉट अप्लाई फोर्स स्टेट विल नॉट चेंज, डायरेक्शन विल नॉट चेंज, और थर्ड एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज मूविंग पैरेलल टू अवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस विदाउट एक्सीलरेशन कहो या विथ कांस्टेंट वेलोसिटी को, एक ही बात है, दैट इज आल्सो अवर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये पॉइंट इसलिए क्योंकि जब हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं, ठीक है, 3rd ईयर के फिजिक्स में, या मैथ्स वाले लोग पढ़ेंगे जो टी1 में मैथ्स लेंगे, उन्हें ये लगेगा, क्योंकि ये हम एक बार ये पॉइंट जो होता है इससे हमें चीज़ों को एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। अब नेक्स्ट पे स्लाइड पे सिर्फ इसका एक डायग्राम है जो अपन देखेंगे। ये देखो, हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता है, देखो 3 एक्सिस एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अनदर एक यहाँ पे ब्लू लाइन में मैंने बिल्कुल वैसे एक्स वाई जेड एक्सिस बनाया, और ये इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, मूव कर दिया मैंने, दिख रहा है, ये वाला येलो लाइन में ड्रॉ कर दिया मैंने, इसका ओरिजिन ओ डैश है, एक्स इज एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश है। ठीक है, एंड दिस फ्रेम इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस फ्रेम इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी parallel to our frame of reference. So this one is also our frame of reference. So 2 frame of reference are there. First ये जो x y z वाला R1 ये रुका हुआ है, और दूसरा R2 which one is moving but moving with constant velocity। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, अदरवाइज सारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है जी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, inertial frame of reference where laws of motion hold, where the force can be seen, we can observe the force, we know who is applying force। ठीक है, और एक ये डायग्राम में कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चल रहा है मेरी वाली कार के पैरेलल, तो वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब अगला, मैम हेलो हाँ, मैम, स्लाइड नहीं दिखाई हेलो? दे रही है, स्लाइड नहीं दिख रही मैम। स्लाइड नहीं दिखाई दे रही है, किसी को भी दिखाई नहीं दे रही क्या स्टूडेंट्स? मैम दिख रही है मैम। दिख रही है? अभी मैं अगली वाली स्लाइड पे हूँ, देखो नॉन इनर्शियल वाली दिख रही है क्या, नॉन नहीं, मैम। इनर्शियल फ्रेम ऑफ Yes, ma'am. रेफरेंस।
तो यस मैम 2-3 मिनट से दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा अच्छा, तो वो देख तेरा नेटवर्क स्लो हुआ होगा इसलिए वो गड़बड़ हुई है। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है बीच में, यहाँ नहीं लेकिन मेरी जो वर्कशॉप चल रही है पीएचडी की उसमें, तो बीच बीच में मेरे पास नेट स्लो होता है तो फिर वो स्लाइड दिखाई नहीं देती, तेरे को दिखेगी, यू हैव टू वेट देन। मैं ओके, नहीं अगर नहीं भी तो बात नहीं, अगली बार मैं कल फिर से यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा लेक्चर भी ओवर हो जाएगा। कल ये करेंगे और थोड़ा और नई कुछ नया भी सीखेंगे। मैम कल ये वाला ठीक है? पार्ट पूरा Non रिपीट करना लेकिन। कौन से वाला? हाँ, फ्रेम हाँ, ऑफ रेफरेंस वाला? हाँ, मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताऊंगी। जैसे आज मैंने फोर्सेस को फिर से एक्सप्लेन किया ना, वैसे ही कल मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्सप्लेन करूंगी, फिर अगला टॉपिक उठाऊंगी क्योंकि ये सब एक चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। तो 1 वीक का गैप आता है ना तो अपन सब Right, भूल right. जाते हैं। जो तुम्हारे पास तुम्हारी जूनियर कॉलेज की बुक्स है ना बेटा, अभी उसी में से पढ़ लो क्योंकि अभी मेरे पास ना तो कॉल पोल एक्टिवेट हुआ है, ना ही मेरे पास तुम्हारी सारी मेल आईडी है, तो मैं ये पीपीटी और नोट्स अभी और बुक्स का लिंक तुम्हें भेजना ही ओके पड़ेगा। ओके चलेगा मैम, थैंक यू। सॉरी फॉर दैट। ओके ओके ठीक है, प्रॉब्लम। जैसे आएगा ना मैं सब दे दूंगी तुम्हें, सारा डाटा बिफोर लेक्चर ओके ओके थैंक यू। तो तुम अपने पास करके रख सकते हो, नोट्स ओपन करके रख सकते हो। यस यस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अभी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो किसके हिसाब से था? जो बंदा हमारे को कार में ऑब्जर्व कर रहा था कि भाई ये कार में जा रहे हैं, जो फिजिक्स वाला नीचे खड़ा था डरपोक मैरी गो राउंड पे बैठा नहीं था, उसकी बात कर रहे थे, वो इनर्शियल फ्रेम था। अब हम आ गए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब हम अपने मैरी गो राउंड पे बैठे हैं, अब हम अपनी कार में जा रहे हैं, लोनावाला फुल स्पीड पे जा रहे हैं। ठीक है जी, संडे नहीं है ना इसलिए रोड खाली है। चलो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज अंडर एसिलरेशन और डी एसिलरेशन। पिछले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने बात की थी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहिए। यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, एसिलरेशन होना चाहिए। एसिलरेशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अभी बस इतना ही याद रखना है, एसिलरेशन का मतलब कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे अपन नॉर्मली रोड पे जाते हैं तो 40 की रफ्तार से तो चलते नहीं, कभी वो स्पीड ब्रेकर आ जाता है, कभी भीड़ हो जाती है, कभी डोगी आ जाते हैं, कभी काऊ आ जाती है, कभी ट्रैफिक सिग्नल आ जाता है, कभी पुलिस अंकल आ जाते हैं, हेलमेट नहीं पहना तो धीरे करना पड़ता है कि निकल जाए। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज अंडर एसिलरेशन और डी एसिलरेशन इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया बताऊंगी बाद में। ठीक है, इसमें लॉज ऑफ मोशन होल्ड नहीं करते, लॉज ऑफ मोशन इसमें होल्ड नहीं करते, ये पॉइंट ध्यान से देखो। दूसरा, इसमें एसिलरेशन या डी एसिलरेशन है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड क्यों नहीं करते, ये देखो। तुम कार में बैठे थे ना, हमने सडनली ब्रेक लगा दी थी तो हम गिरे थे, आगे की तरफ झटका तो लगा था, गिरे नहीं, तो बेल्ट लगा रखी थी तो। ठीक है, तो हमने कहा हमें फोर्स किसने लगा दी? भाई हम तो कार में बैठे थे, किसने मेरे को धक्का दिया, मैं आगे की तरफ गया, और फिर जब तुमने दोबारा एक्सीलरेट कर दी गाड़ी तेज, तो हम पीछे की तरफ, ऐसे लग रहा है कोई हमें धक्का दे रहा है। जब मैरी गो राउंड स्पीड पे ऊपर चला जाता है बिल्कुल हाइट पे, और एकदम में ऐसे नीचे आते थे, ऐसे लगता है कोई हमें सीट पे पुश कर रहा है, पीछे की तरफ धक्का मार रहा है। तो कौन मार रहा है वो धक्का? फोर्स विजिबल है वहां पे? नहीं विजिबल। ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि वहां पे लॉ ऑफ मोशन होल्ड नहीं करता क्योंकि फोर्स विजिबल नहीं है। यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स विजिबल नहीं है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? सूडो फोर्स। सूडो मतलब पी जो है वो साइलेंट होता है, सूडो फोर्सेस और इमेजिनरी फोर्सेस। देखो मैंने लिखा भी है कि ये नॉन रियल फोर्स है, और ये तभी आएगी जब आपके पास एसिलरेशन या डी एसिलरेशन होगा। आप अपनी गाड़ी में कांस्टेंट 40 की रफ्तार से प्यार से जा रहे हो आराम से, तो आपको कभी भी आगे या पीछे की तरफ झटका नहीं लग रहा। झटका तभी लगेगा जब आपने स्पीड बहुत एकदम बढ़ा दी या स्पीड एकदम कम कर दी। और अगर मैरी गो राउंड की बात करें तो आप सर्कुलर मोशन में है, तो वो तो सर्कुलर मोशन तो एसिलरेटेड है, आप यहाँ पर थे, फिर नीचे की तरफ आए, वेलोसिटी इधर है, और नीचे आए, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, फिर इधर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती रहेगी, एसिलरेशन आता ही रहेगा, और आपको वो धक्के पड़ते ही रहेंगे। ठीक है जी, क्लियर है? तो हमने कहा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड नहीं करते। ठीक है भाई, फोर्स दूसरे वाली फोर्स दिख नहीं रही जो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कोई तो भूत है, जो भूत वाली फोर्स है उसे हम क्या कहते हैं? सूडो फोर्स। राम से वाली, आहट वाली, कोई है वाली जो फोर्स है, दैट इज सूडो फोर्स है। वहां पर बिना फोर्स के तो कुछ नहीं हो रहा, कोई तो फोर्स अप्लाई कर रहा है, वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स।
ठीक है, तुमने कह दिया हाँ मैडम लॉ ऑफ मोशन तो होल्ड नहीं कर रहे थे पर कोई फोर्स लगा रहा था, तुमने कहा ठीक है बेटा उस भूत वाली फोर्स को सूडो फोर्स कह दो। तुमने कहा मैडम पर सूडो फोर्स आई क्यों है? मैंने कहा सूडो फोर्स इसलिए आई है क्योंकि तुम जहाँ चीज में बैठे हो वो एक्सीलरेट हो रही है, या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। मीन्स वो बॉडी, वो फ्रेम रेफरेंस जो का है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है दैट इज एक्सीलरेटेड और डी एक्सीलरेटेड। ठीक है, क्लियर है? एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन कहूँ या बीच के 2 पॉइंट तो वैसे ही रिपीटेड है। दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच वेलोसिटी इज चेंजिंग। वेलोसिटी चेंजिंग का मतलब आपकी स्पीड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, या कि आप कर्व्ड पाथ पे घूम रहे हो। ऐसे जब अपन देखो गोल चक्कर पे ऐसे टर्न लेते हैं तो भी हमें फोर्स एक्सपीरियंस होती है। जब आप कार में जा रहे होते हो एकदम से, या बस में एकदम वो सर्कुलर टर्न ले तो हमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है ना, अपन ऐसे पकड़ लेते हैं बस का वो पीछे का वो हैंडल सा, नहीं तो हम गिर जाएंगे ना, क्योंकि वहां पर भी डायरेक्शन ऑफ मोशन बदली, डायरेक्शन ऑफ मोशन बदली तो वेलोसिटी बदली, वेलोसिटी बदली तो कौन आ गया? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हुआ तो सूडो फोर्स आ गई, सूडो फोर्स आ गई तो हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और तब हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि फोर्स कोई डायरेक्ट चीज अब हमें एग्जर्ट नहीं कर रही, कोई सच्ची में चाटा नहीं मार रहा है, हाँ टच नहीं हो रही है कोई चीज हमारे साथ, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? उस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हमने न्यू टॉपिक्स पढ़े मेरे बच्चों वो था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर हमने पढ़ा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें लॉज ऑफ मोशन होल्ड करते हैं, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, उसके पैरेलल चलने वाला कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी वाला वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। फिर हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा जिसमें भूत वाली सूडो फोर्स है। भूत वाली सूडो फोर्स का कुछ डायरेक्ट कॉज या डायरेक्ट सोर्स नहीं है, उसका सोर्स एक्सीलरेशन या डी एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम है। ठीक है, और एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ रही है, यहाँ की स्पीड कम हो रही है, यहाँ की उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और बॉडी कर्व्ड पाथ पे है। तो ये जो सारी करेक्टरिस्टिक है ये हमारी किसकी वजह से आ रही है? क्योंकि हमारे पास वहाँ पे सूडो फोर्स है, नॉन रियल फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स है। ठीक है, क्लियर है? ये जो फोर्स है देखो उसने लास्ट पॉइंट जरा ध्यान से एक बार ऑब्जर्व कर लो, फिर अपन लेक्चर क्लोज कर देंगे। द फोर्स एफ अराइजेज ड्यू टू द एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम इटसेल्फ। आपकी कार एक्सीलरेट डी एक्सीलरेट हुई तो आपको धक्का लगा, आपका मैरी गो राउंड क्योंकि कर्व्ड पाथ पे घूम रहा है, एक्सीलरेट डी एक्सीलरेट हो रहा है, इसलिए आपने वो फोर्स एक्सपीरियंस की है। ठीक है, उसके लिए कोई बॉडी बिल्डर नहीं आया आपको धक्का लगाने, उसके लिए आपने कुछ पैडलिंग नहीं करी, आपने कोई ब्रेक नहीं मारी है। ठीक है, तो ये मेरी किसकी वजह से आ रही है? एक्सीलरेशन या डी एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम की वजह से आ रही है, और ये मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, कल हम फिर से एक बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे। और ये जो भूत वाली फोर्स है, भूत वाली फोर्स को आज लिखा नहीं ना, कल भूत वाली फोर्स को लिखेंगे, इसके और एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, सो आई विल स्टॉप माई प्रेजेंटेशन हियर। इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क you can now type in chat box. If you think something extra is to be added in ppt, you just type in chat box and also type your name in the chat box that I will use as an attendance. मैम वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो डायग्राम है वो वापस पढ़ाओ ना, आपका आवाज बिल्कुल नहीं आया था उधर। ओ तो फिर मैं उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कल दोबारा कराने ही वाली हूँ ना, क्योंकि नया सूडो फोर्स उसके बिना एक्सप्लेन नहीं होगी। ओके मैम, यस ठीक है, मैम, और अभी ना कल जो फिर से जूनियर रिपीट कर देना है ना उसी को पढ़ लो। हाँ, जैसे मैंने आज फोर्सेस रिपीट की ना थोड़ी फास्ट ट्रैक पे, वैसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी सोमेश, नो प्रॉब्लम। हेलो मैम। फास्ट और मत करना मैम, फास्ट हाँ मत जी करना, बेटा बोलो। फास्ट मैम मत करना मैम मैम। फास्ट नहीं करो, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ आती है क्या? हाँ आती है, आर यू फॉलोइंग मी? यस यस। आती है भाई? अमित, हाँ हेलो मैम। संजय, वैष्णवी आ रही है ना? हाँ ठीक है, मतलब मुझे पता रहना चाहिए कि मेरे बच्चों को नहीं समझ आ रहा तो मुझे बता दो मैम, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा बताओगे तो हेलो जल्दी मैम। समझ आएगा ऐसे। हाँ मैम टॉपिक से हटके बोलो डियर। टॉपिक से हटके तो सारे एग्जांपल बताती हूँ, उतने तो पेपर में लिखने भी नहीं है। टॉपिक से हेलो हटके ना किसी दिन ऐसा एक लेक्चर ही रखेंगे। हेलो हेलो मैम। हाँ
हेलो हेलो। हाँ अमित बोलो। हाँ मैम, आपने हेलो हेलो। इमेजिका की बात की, मतलब अगर मतलब कॉलेज पिकनिक लेके जाते हैं क्या ना कॉलेज? कॉलेज ना हाँ पता है क्या, इमेजिका तो नहीं लेके जाते हम, सॉरी। लेकिन हम साइंस पार्क का लेके, इस बार हमने साइंस पार्क का प्लान किया था अपना, जो पिंपरी में, ये चिंचवड़ में है ना, वहां पे भी हमें ये सारे एग्जाम्पल दिखते हैं। तो वहां पर या आईसर या एनसीएल वहां लेके जाते हैं बेटा। हाँ ठीक है मैम। लास्ट टाइम हम आईसर भी गए थे, अयुका नहीं गए अभी तक, क्योंकि अयुका का ना 5 से 6 रहता है, मतलब कॉलेज आज के बाद रहते हैं। देखेंगे, सर से पूछेंगे एक बार, ये कोविड का पंगा सब चला जाए ना, फिर तुम्हारी आईसर की फील्ड विजिट रखेंगे, साइंस पार्क की फील्ड विजिट रखेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो वहीं पे जाके पढ़ाऊंगी, मैं और सामने मैम टुगेदर। तो वो रखा है बेटा हमने, वो हमारे ऑलरेडी है। उसके अलावा और कुछ सबको आ रहा है क्या समझ? प्रतीक या प्रथमेश, यू वांट टू से समथिंग? Okay, student, then please type your name in the chat box and then you can leave the meeting. Type your name in the chat box and then you can leave. Ma'am, हाँ जी, ma'am, can you tell something about the hello. credit system of the marks? Can you tell something about that? Yes, they have, each and every subject is having 2 credit. Okay, and total 12 subjects are there. If out of those 12 you are able to clear 10 clearly, means 12 सब्जेक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो, 24 है ना, 24 में से 18 क्रेडिट हमारे को मिल गए अगर, तो हम सेकंड ईयर में चले जाते हैं। कम हो गए माने बैकलॉग लगी ना, तो वापस आ जाते हैं अपन फर्स्ट ईयर में, फिर से वो पेपर देना है। लेकिन फर्स्ट सेम में अगर कोई बैकलॉग लगी तो वो सेकंड सेम में आप क्लियर कर सकते हो, सेकंड ईयर में जाके भी क्लियर कर सकते हो। बट व्हेन यू गो टू थर्ड ईयर, देयर शुड नॉट बी एनी बैकलॉग पेंडिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। पहला साल पूरा क्लियर होना चाहिए, आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए जब आप थर्ड ईयर में जाते हो। ठीक है, वैसे तो फर्स्ट ईयर में बैकलॉग नहीं आनी चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है। वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि बेटा हम आपको अच्छे से पढ़ाएं कि आपकी बैकलॉग नहीं आए। फिर भी अगर किसी में आती है तो आप सेकंड सेम में क्लियर कर सकते हो। आउट ऑफ 35 यू नीड ओनली 13 माय डियर, ओनली 13। Ma'am, हाँ, लेकिन हाउ मेनी मार्क्स, मतलब पेपर कितने मार्क्स का होगा? पेपर 35 मार्क्स का रहेगा हर एक सब्जेक्ट का ना। जो एक्सटर्नल पेपर है ना वो 35 मार्क्स का रहता है, तो 35 का 40% निकाले तो 13 मार्क्स चाहिए अपने को मिनिमम पास होने के लिए उस सब्जेक्ट में। टोटल 50 में से मार्क्स काउंट होते हैं, तो 35 जो तुम खुद एक्सटर्नल पेपर होता है ना, जो यूनिवर्सिटी से पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर जैसे अपन पेपर में लिखते हैं आजकल, 15 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। माने जो तुम क्लास टेस्ट दोगे, जो हम तुम्हारा अभी कॉल पोल सेट होगा ना, फिर क्विज लेंगे, उस पर असाइनमेंट्स आएंगी, क्लास टेस्ट होंगे, उनके जो सबका एवरेज आता है ना 15 मार्क्स की, वो एवरेज तुम्हारी कॉलेज की तरफ से जाती है। अगर तुम सब कुछ अच्छे से करते हो तो उस 15 में से 15/15 हेलो। भी मिलते हैं। हाँ जी, हाँ मैम, हेलो। क्या क्या आवाज clear नहीं थी अभी। हेलो मेरे, हाँ मुझे प्रथमेश आवाज साउंड क्लियर नहीं आ रहा। मैम, हेलो। नेटवर्क इशू है थोड़ा यहाँ पे। अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, मेरे इधर भी होता है यार, कुछ टेंशन नहीं। ठीक है, नो थैंक यू प्रॉब्लम। मैम। ऐसे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर, मैं वहां पे रिप्लाई कर देती हूँ, चलेगा? ठीक है, थैंक यू मैम। स्टूडेंट तो थैंक यू मुझे, मैम। हाँ ओके, व्हाट्सएप पे पर्सनल विंडो पे जाके भी मैसेज करोगे ना तो मैं रिप्लाई कर दूंगी। हाँ थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि साइमल्टेनियसली तुम्हारे लेक्चर के बाद मैं अपनी वर्कशॉप में जाऊंगी, मेरी सैटरडे तक वर्कशॉप है, लेकिन मैं रिप्लाई करूंगी बीच में ही। ठीक है स्टूडेंट, नाउ यू कैन लीव द मीटिंग, यू टाइप योर नेम इन द चैट बॉक्स एंड यू कैन लीव द मीटिंग। यू हैव नेक्स्ट लेक्चर टुडे, 4 lectures are there ना? Yes, type and then you can leave. थैंक यू मैम। Okay my dear, love you, bye my loving students.